वेलकम। आज हम मानव स्वास्थ्य की दुनिया में गहन पड़ताल कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, ऐसे क्या खतरे हैं और हमारा शरीर इनसे कैसे लड़ता है। हमारे पास काफ़ी सारी जानकारी है, बायोलॉजी के नज़रिए से लेकर कुछ बड़ी हेल्थ चैलेंजेस तक। बिल्कुल। हम देखेंगे कि हेल्थ की समझ कैसे बदली है, कुछ आम बीमारियों को जानेंगे, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, और हाँ, एड्स, कैंसर और सब्सटेंस अब्यूज जैसे मुद्दों पर भी बात करेंगे। हमारा मकसद है इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ के बारे में सोचते हुए ये हमेशा सिर्फ बीमारी का ना होना तो नहीं माना जाता था, है ना? पहले तो वो ह्यूमर्स को बैलेंस करने जैसी बातें थी। सही कहा। लेकिन खोजों ने, जैसे एक्सपेरिमेंटल तरीकों से ब्लड सर्कुलेशन की समझ ने, इसे बदल दिया। अब परिभाषा काफी व्यापक है, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। और ये हमारी जेनेटिक्स, संक्रमणों और लाइफस्टाइल, मतलब डाइट, आराम, एक्सरसाइज, आदतें, इन सब पर निर्भर करती है। और जब हेल्थ बिगड़ती है तो हम डिजीजेस की बात करते हैं। मोटे तौर पर दो तरह की, इन्फेक्शियस जो फैल सकती हैं जैसे जुकाम या एड्स भी, हाँ, और नॉन इन्फेक्शियस जैसे कैंसर या जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो एक से दूसरे में नहीं फैलते। और इन्फेक्शियस डिजीजेस के पीछे होते हैं पैथोजेंस। ये छोटे हमलावर कई तरह के होते हैं। बैक्टीरिया, जिनसे टाइफॉइड या निमोनिया होता है, वायरसेस जैसे कॉमन कोल्ड के लिए, प्रोटोजोआ जिनसे मलेरिया होता है, फंगस से रिंगवर्म जैसी चीजें, और हेलमेंट्स जैसे बड़े पैरासाइट्स भी। अच्छा, ये मलेरिया वाला उदाहरण तो बड़ा दिलचस्प है कि पैरासाइट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए मच्छर और इंसान दोनों चाहिए। बिल्कुल, मच्छर के काटने से आता है, हमारे लिवर में मल्टीप्लाई करता है, फिर रेड ब्लड सेल्स पर हमला, जिससे वो बुखार और ठंड लगती है। ये जटिलता इसे मुश्किल बनाती है। हाँ, जाहिर है। और ये पैथोजेंस फैलते भी अलग अलग तरीकों से हैं। दूषित खाना या पानी से टाइफॉइड, अमीबाइसिस फैलते हैं, जबकि न्यूमोनिया जैसी बीमारियां हवा की बूंदों से। फिर वेक्टर्स हैं, जैसे मच्छर जो मलेरिया या फिलेरियासिस फैलाते हैं, और डायरेक्ट कांटेक्ट या संक्रमित चीजों से रिंगवर्म फैलता है। जिसका सीधा मतलब है कि रोकथाम जरूरी है। लगता है बुनियादी हाइजीन, साफ सफाई रखना, सुरक्षित खाना पानी, कचरा प्रबंधन, ये सब पहली डिफेंस लाइन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत हाइजीन भी और पब्लिक सैनिटेशन भी। वेक्टर कंट्रोल भी जरूरी है, जैसे पानी जमा ना होने देना, मच्छरदानी लगाना, और हम वैक्सीनेशन को नहीं भूल सकते, जिसने स्मॉल पॉक्स खत्म किया, पोलियो कंट्रोल किया, और हाँ, एंटीबायोटिक्स जिन्होंने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज में क्रांति ला दी। ये सब बायोलॉजी की समझ पर आधारित बड़ी पब्लिक हेल्थ उपलब्धियां हैं। बाहरी बचाव के अलावा हमारे शरीर की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, इम्यून सिस्टम। आप इसके मुख्य प्रकार बता सकती हैं? जरूर। एक है इनेट इम्यूनिटी, जो हमारी पैदाइशी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है। इसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर समझें। फिजिकल बैरियर्स जैसे स्किन, फिजियोलॉजिकल जैसे पेट का एसिड, और कई वाइट ब्लड सेल्स जो हमलावरों पर तुरंत हमला करते हैं। साथ ही इंटरफेरॉन्स जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो वायरल इन्फेक्शंस का संकेत देते हैं। और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हाँ, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, और सबसे जरूरी इसमें मेमोरी होती है। जब आप पहली बार किसी पैथोजन से मिलते हैं तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, लेकिन अगर वो दोबारा आता है तो इम्यून सिस्टम उसे याद रखता है और बहुत तेज, ज्यादा शक्तिशाली सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है। ये मेमोरी वाली बात, यही तो वैक्सीन्स का सिद्धांत लगता है। बिल्कुल सही। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में खास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है। और टी लिम्फोसाइट्स जो सीधे लड़ते हैं या रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी सीएमआई है। यही सीएमआई कभी-कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स को रिजेक्ट करने का कारण भी बनती है, क्योंकि शरीर टिश्यू को फौरन समझता है। तो हम ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवली विकसित कर सकते हैं, इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से, या फिर पैसिवली ले सकते हैं, जैसे माँ के दूध से मिलने वाली एंटीबॉडीज। एकदम सही। एक्टिव इम्यूनिटी मेमोरी की वजह से लंबे समय तक रहती है। पैसिव इम्यूनिटी तुरंत सुरक्षा देती है, लेकिन अस्थायी होती है, क्योंकि शरीर ने खुद मेमोरी नहीं बनाई। पर इम्यून सिस्टम हमेशा परफेक्ट नहीं होता है ना, जैसे एलर्जीज या ऑटो इम्यून डिजीजेस का क्या अच्छा पॉइंट है। एलर्जीज असल में एक ओवर रिएक्शन है इम्यून सिस्टम का। हानि रहित एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस, जिन्हें एलर्जेंस कहते हैं, के खिलाफ हाई अलर्ट पर चले जाना। इसमें IgE एंटीबॉडीज शामिल होती हैं। और ऑटो इम्यूनिटी में, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में,
सिस्टम गलती से शरीर की अपनी ही सेल्स पर हमला करने लगता है। चलिए अब दो बड़ी हेल्थ चैलेंजेस पर आते हैं जिनका जिक्र था, एड्स और कैंसर। एड्स के साथ मूल समस्या क्या है? एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी से होता है। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जो खास तौर पर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स नाम के जरूरी इम्यून सेल्स को निशाना बनाकर नष्ट करता है। जैसे जैसे ये सेल्स कम होते हैं, पूरा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और व्यक्ति संक्रमणों के प्रति वल्नरेबल हो जाता है। ये फैलता है बॉडी फ्लूइड से, सेक्सुअल कांटेक्ट, संक्रमित खून या सुइयों से और मां से बच्चे में। बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कोई इलाज नहीं है। हालांकि ट्रीटमेंट से वायरस को मैनेज किया जा सकता है। और कैंसर, ये तो बिल्कुल अलग लगता है, जैसे शरीर की अपनी ही कोशिकाएं काबू से बाहर हो गई हों। हाँ, ये कहना सही है। कैंसर की पहचान है सेल्स का अनियंत्रित ग्रोथ और डिवीजन। सामान्य सेल्स को पता होता है कब बढ़ना है, कब रुकना है। कैंसर सेल्स इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, जिससे ट्यूमर्स बनते हैं। ये बिनाइन हो सकते हैं, मतलब एक ही जगह पर सीमित, या मलिग्नेंट, जो आसपास के टिश्यूज पर हमला कर सकते हैं और मेटास्टेसिस के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। किस वजह से सेल्स कैंसरस हो जाती हैं? इसके ट्रिगर्स, जिन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं, फिजिकल हो सकते हैं जैसे यूवी रेडिएशन, केमिकल जैसे तंबाकू के धुएं में, या बायोलॉजिकल जैसे कुछ वायरसेस जिन्हें ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं। ये एजेंट्स डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सेल ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले जीन्स को प्रभावित कर सकते हैं। पता लगाने के लिए अक्सर बायोप्सीज, सीटी या एमआरआई जैसी इमेजिंग और ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और नई इम्यूनोथेरेपीज शामिल हैं। आखिर में स्रोत ड्रग और अल्कोहल अब्यूज पर भी जोर देते हैं, खासकर युवाओं में। हाँ, किशोरावस्था एक संवेदनशील दौर होता है। आमतौर पर अब्यूज होने वाले सब्सटेंसेस में ओपियोइड्स जैसे हेरोइन, कैनाबिनॉइड्स, स्टिमुलेंट्स जैसे कोकेन, शराब और तंबाकू शामिल हैं। कारण जटिल हैं: जिज्ञासा, साथियों का दबाव, तनाव से राहत, सामाजिक छवि बनाने की धारणा। और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल, एडिक्शन है, यानी जबरदस्त तलब, और डिपेंडेंस, जहां छोड़ने पर विड्रॉल होता है। अब्यूज से लापरवाह व्यवहार, लिवर जैसे अंगों को नुकसान, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक अलगाव, और अगर सुइयां शेयर की जाएं तो एचआईवी या हेपेटाइटिस बी जैसे संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। रोकथाम और ठीक होने के लिए शिक्षा, परामर्श और मजबूत सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी हैं। तो इन सब पर सोचते हुए हमने काफी कुछ कवर किया, हेल्थ की परिभाषा से लेकर जटिल बीमारियों और हमारे शरीर के डिफेंस तक। बायोलॉजी ने हमें चीजें कैसे काम करती हैं और कैसे बिगड़ सकती हैं, इसकी जबरदस्त समझ दी है। बिल्कुल, ये हमारी बायोलॉजी, हमारे विकल्पों और पब्लिक हेल्थ प्रयासों के बीच के तालमेल को दिखाता है। लेकिन यह हमें सोचने के लिए कुछ सवाल भी देता है, जैसे हमारा आधुनिक जीवन, अत्यधिक हाइजीन पर जोर, या शायद बचपन में कम माइक्रोब्स के संपर्क में आना हमारे इम्यून सिस्टम के विकास को कैसे आकार दे रहा है? क्या इसका संबंध आज हम जो एलर्जीज और ऑटो इम्यून स्थितियां देख रहे हैं उनसे हो सकता है? ये वाकई सोचने लायक बात है। बचाव और शायद जरूरी एक्सपोजर के बीच संतुलन के बारे में बहुत कुछ है। आज की इस गहन पड़ताल के लिए बस इतना ही।